स्टूडेंट्स, हमने साख नियंत्रण के गुणात्मक और चयनात्मक दोनों विधियों का अध्ययन कर लिया। अब हम यह देखते हैं कि गुणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण में किसका चुनाव करना चाहिए। गुणात्मक तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण में से चुनाव करने से पहले हमें इन दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक होता है कि साख नियंत्रण के लिए गुणात्मक विधि ज़्यादा प्रभावपूर्ण है या मात्रात्मक। सबसे पहला बिंदु हम देखते हैं कि गुणात्मक साख नियंत्रण मात्रात्मक साख नियंत्रण की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष तथा प्रभावशाली है। मात्रात्मक साख नियंत्रण पहले कुछ बाहरी परिस्थितियों को प्रभावित करेंगे तथा इसके द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे। इन बाहरी तत्वों पर मात्रात्मक उपायों का पूरा नियंत्रण नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरा बिंदु है, मात्रात्मक उपाय केवल ऋणदाता को प्रभावित करते हैं, जबकि गुणात्मक उपाय ऋणदाता और ऋणी दोनों को ही प्रभावित करते हैं। तीसरा बिंदु है, मात्रात्मक उपाय आवश्यक तथा अनावश्यक साख में अंतर नहीं करते, जबकि गुणात्मक उपाय आवश्यक तथा अनावश्यक साख में अंतर करते हैं। इसी प्रकार मात्रात्मक उपाय साख की कुल मात्रा को नियंत्रित करते हैं, जबकि गुणात्मक उपाय साख का विशेष क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए उपयोग को नियंत्रित करते हैं। वास्तव में यह कहना कठिन है कि दोनों में से कौन सा उपाय अधिक उपयोगी है। इनका चुनाव देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि केंद्रीय बैंक को कीमत स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है, अर्थात मुद्रास्फीति तथा मुद्रा विस्फीति के प्रभावों को दूर करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपयोग करना चाहिए। इसके विपरीत यदि किसी देश को आर्थिक विकास, रोजगार वृद्धि तथा आय के साधन वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय को अपनाना चाहिए। इसके फलस्वरूप विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों तथा लोगों को उनकी निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार साख प्रदान करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि साख नियंत्रण में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। पहला बिंदु लेते हैं, साख के विभिन्न रूपों के नियंत्रण में कठिनाई। केंद्रीय बैंक केवल बैंक साख को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। साख कई प्रकार की होती हैं, जैसे बैंक साख, किताबी साख, वाणिज्य साख आदि, परंतु अन्य प्रकार के साख का भी अर्थव्यवस्था पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा कि बैंक साख का पड़ता है, परंतु केंद्रीय बैंक दूसरी साख पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। दूसरा बिंदु है, सब बैंकों पर नियंत्रण का अभाव। केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखने में सफल नहीं होता। जैसे भारतवर्ष के सभी देशी बैंक केंद्रीय बैंक से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है। इसका प्रभाव यह होता है कि भारत में रिजर्व बैंक साख नियंत्रण में पूरा सफल नहीं हो पाता। इसी प्रकार अव्यवस्थित बैंक व्यवस्था। अधिकांश देशों में बैंक व्यवस्था का न तो पर्याप्त विकास हुआ है और न ही यह अच्छी तरह संगठित है। इन देशों में ना तो बैंकों में आपसी सहयोग होता है और ना ही केंद्रीय बैंक से उनका कोई घनिष्ठ संबंध होता है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीय बैंक को अपनी नीतियों में सफलता नहीं मिल पाती। फिर है मुद्रा एवं पूंजी बाजार की परिस्थिति। कुछ देशों में मुद्रा एवं पूंजी बाजार पर केंद्रीय बैंक की नीतियों का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि कभी कभी तो केंद्रीय बैंक ही मुद्रा बाजार की स्थिति में प्रभावित होकर उसके पीछे पीछे चलता है। परंपराओं का अभाव। ब्रिटिश बैंकों की परंपराएं ऐसी हैं कि केंद्रीय बैंक को अपनी साख नीति का केवल संकेत करना होता है और अन्य बैंक उसका तत्काल पालन करते हैं, परंतु अधिकतर देशों में इस प्रकार की परंपराएं नहीं हैं तथा साख नियंत्रण पर एक कठिन कार्य होता है। फिर है मुद्रा बाजार में गैर बैंकिंग तत्व। कई बार मुद्रा बाजार में अत्यधिक आशावाद या अत्यधिक निराशावाद जैसे गैर बैंकिंग तत्व व्यापारिक वर्ग के दिमाग पर प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी साख नियंत्रण की नीति सफल नहीं हो सकती।
फिर है अन्य बैंकों से सहयोग का अभाव। कई बार केंद्रीय बैंक का दूसरे बैंकों पर नियंत्रण तो होता है, परंतु वे केंद्रीय बैंक को सहयोग नहीं देते। इसका प्रभाव यह होता है कि केंद्रीय बैंक नियंत्रण में सफल नहीं हो पाता। फिर है गैर वित्तीय संस्थाओं के सहयोग का अभाव। प्रत्येक देश में कुछ ऐसी गैर वित्तीय साख संस्थाएं होती हैं जिनका देश की साख और साख निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ता है, परंतु केंद्रीय बैंक का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता और इससे केंद्रीय बैंक को साख नियंत्रण के कार्य में पूरी सफलता नहीं मिल पाती। फिर है साख के अंतिम प्रयोग पर नियंत्रण का अभाव। केंद्रीय बैंक का साख के अंतिम प्रयोग पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उदाहरण के लिए केंद्रीय बैंक सट्टे के लिए दिए जाने वाले ऋणों पर नियंत्रण लगाता है, परंतु यदि व्यापार के लिए दिए जाने वाले ऋणों का प्रयोग सट्टे के लिए किया जाने लगे तो केंद्रीय बैंक उन पर नियंत्रण नहीं रख सकता। इस प्रकार क्राउथर कहते हैं कि किसी भी देश के केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं, परंतु ये सीमाएं विस्तृत एवं लोचदार है। वर्तमान राज्य में मुद्रा के परिमाण पर केंद्रीय बैंक का बहुत अधिक नियंत्रण है।